हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी पूरे भारत में जो आयोजित नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस परीक्षा में अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि ये जो नीट की परीक्षा है, या कोई साधारण परीक्षा नहीं बल्कि मतलब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो अगर आप 2024 में आप परीक्षा दे रहे हैं, आप उसमें बैठने की चेष्टा कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हम लेकर के आए हैं नीट साल पेपर 2022 का। हाँ जी हाँ, क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर जो हर साल पूछे जा रहे हैं उस पेपर पर एक निगाह ज़रूर डालनी होगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ रिपीट तो नहीं होते, लेकिन उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आंकड़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप खूब मेहनत करें और हम आप सभी लोगों का बेस्ट ऑफ लक करते हैं। आप लोग 2024 में शामिल हों परीक्षा में और आप क्वालिफाई हों, हमारी शुभकामनाएं। तो जल्दी से आप देख लीजिए कि किस तरह से पेपर सॉल्व के इसके नियम क्या हैं। तो देखिए, आपको ये पेपर दिखाया गया है कि समय तो आपके 3 घंटे 20 मिनट होगा। और इस प्रश्न पत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी जीव और जीव विज्ञान में वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं। विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न में 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न में 2 अनुभाग हैं। अनुभाग ये और अनुभाग 2 में इसको विभाजित किया गया है। और ये सबसे अंतिम पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अनुभाग ये के प्रत्येक विषय में 35 क्वेश्चन हैं और ये सभी अनिवार्य हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक विषय के 2 अनुभाग बनाए गए हैं, अनुभाग 1 और अनुभाग 2। तो अनुभाग ए में 35 क्वेश्चन, 35 फिजिक्स के हैं, 35 आपके फिजिक्स के भी, जैसे फिजिक्स के 35 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के भी 35 क्वेश्चन हैं आपके, और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के भी 35 क्वेश्चन हैं, और बॉटनी के भी 35 क्वेश्चन हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, 100% 35 करने हैं। जो अनुभाग बी आपके लिए जो बना है, ये देखिए, अनुभाग जो बी है, बी अनुभाग में 20 क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, ये अनुभाग जो आपका दूसरा है उसमें 15 क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको लिखा है कि इसमें 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ देना होगा। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन उधर के और 15 और 10 इधर, 35 10 45, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 45 करने हैं। तो 45 दूना 90 दूना 180, यानी कुल क्वेश्चन आपको करने हैं कितने, 180 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि 180 क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन सही पर आपको 4 नंबर 4 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत आंसर पर -1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क हो जाएगा 720 अंक। 720 अंक के आपके मैक्सिमम मार्क हैं। और इस मैक्सिमम मार्क में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अब नियम तो आप जान ही गए हैं। अब आपको ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में, आप जहां पर अपने क्वेश्चन को हल करें और क्वेश्चन का आनंद उठाएं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन अनुभाग 1 से। ये अनुभाग 1 है कि सूची ये प्रथम और सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिए, ये आपकी सूची 1 और सूची 2 है, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो बताया गया है, आयाम मॉड्यूलित चुंबकीय तरंग। तो आयाम मॉड्यूलित चुंबकीय तरंग, इसकी जो तरंगदैर्ध्य है कितनी है आपकी, वो है 10 की घात 2।
तो ये सही है आपका ये 2। फिर सूक्ष्म तरंगे का कितना होता है 10⁻⁻² ये। और फिर औरक्त का आपका ये हो जाएगा। और यक्स किरण का कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर अब ढूंढना होगा कि इसका आंसर कहाँ है, कौन सा सेट सही है। तो देखिए इसका सेट सही होगा आपका ये बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका भौतिक विज्ञान के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार घेरा 0.5 T वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो घेरे से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा ये 0.5। देखिए आपको कुछ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी विधि भी आपको आनी चाहिए। अब कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन देखिए कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है जल्दी आगे से लगाना शुरू कर दिया और समय ज़्यादा हो गया और पीछे के क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपका जितना भी मतलब क्वेश्चन है A to Z यानी 1 से और 200 तक क्वेश्चन को आप पहले एक सरसरी निगाह से पूरा पढ़ लें। जब आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे तो उसमें लाभ क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको तुरंत आता है वहीं पर उसको आप टिक कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें 5% क्वेश्चन, 5 से 10% क्वेश्चन तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि वो इसका उत्तर जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आंसर मिल जाएगा। तो आपको तुरंत के तुरंत 15 से 20% फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में आप जो क्वेश्चन छोड़े हैं एक एक करके करें। अब ये नहीं कि पहले में आपने ज़्यादा समय लगा दिया और उधर जो सबसे सरल क्वेश्चन है वो आप कर ही नहीं पाए। तो सबसे आपकी आसानी विधि ये है कि आप जो सबसे पहले ये से जेड तक क्वेश्चन पढ़ें, यानी 180 क्वेश्चन पर आपकी निगाह जानी चाहिए। जो आपको तुरंत समझ में आए तुरंत आप उसको टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और बहुत ध्यान में रखना है कि जितना ही आपको क्वेश्चन हल करना है उतना ही क्वेश्चन छोड़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप में समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमको उलझा रहा है तो आप उस पर समय जाया ना करें और जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्योंकि अगर वो आप 5 मिनट का समय लगा लेंगे तो उधर 3 क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए जब आप उसको आप टिक कर दें, जब लास्ट में समय मिले तब आप उसको हल करना शुरू करें, ठीक है। तो आपको भी ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1-2 हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए ये है 10 मीटर लंबाई एवं 10⁻² बाय √5 मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का वैद्युत प्रतिरोध 10 ओम है। तो 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व क्या होगा। तो तार का जो धारा घनत्व होगा कितना होगा 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक पतली एक समान डिस्क के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या का एक डिस्क के व्यास के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या के अनुपात का मान कितना होता है। तो अनुपात का मान कितना होगा ये आपको याद रखना होगा, √2/1, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सदा याद रखना होगा, वही चीज़ पूछा जाता है तो वो आपको याद रखने होंगे। अगला कह रहा है कि बल की
बल के विद्युत रेखाओं एवं समविभीय तल के बीच का कोण कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये होता है कितना, 90 एंगल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतलीय कोण एवं घनकोण में होता है, क्या होता है। ऑप्शन है आपके, ना कोई मात्रक ना कोई बीमा होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, मात्रक तो होता है लेकिन इसका कोई बीमा नहीं होता। तो कौन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। एक समान कोणीय त्वरण से घूम रहे किसी फिरकी की कोणीय चाल 16 सेकंड में 12,000 RMP यानी घूर्णन प्रति मिनट से 3120 RMP हो जाती है, तो कोणीय त्वरण का मान रेडियन में क्या होगा। ठीक है, तो इसका रेडियन में मान कितना हो जाएगा, 4 पाई। अगला क्वेश्चन है 100 ओम तथा 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ के पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के अनुपात क्या होंगे, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका अनुपात कितना होगा, 2:1। देखिए फास्ट टैग रिवीजन है ये क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको हल करते रहें। नगण्य भार वाले 10 मीटर लंबाई वाले किसी निरीक्षण के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान का 2 पिंड लगा हुआ है। तो 10 किलोग्राम वाले द्रव्यमान में निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी होगी ये। अगला क्वेश्चन है एक चित्र आपको दिखाया गया है, कोई आदर्श एक समान अवस्था से प्रारंभ करके 4 अलग अलग प्रक्रमों से गुजरती है। ये प्रक्रम रुद्धोष समतापीय समदाबीय एवं सम आयतनिक है। तो 1 2 3 4 में से वह वक्र जो रुद्धोष प्रक्रम को निरूपित करता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस को जो व्यक्त करता है, उसको आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, 3 4 1 2 1 2 3 4। तो कौन है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस पर कौन सा कार्य करता है, तो क्या है आपका ये दूसरा, ये अर्थात आपका ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा AC स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा वो आपको दिया हुआ है। AC स्रोत के RMS मान के √2 गुना, फिर दूसरा है AC स्रोत के RMS मान का 1/√। तो कौन सही है इसमें, तो इसमें सही है आपका ये AC स्रोत के √-2 मान का √2 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 100 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर द्वारा आदर्श रूप से 1 घंटे में उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान कितना होगा। ऑप्शन है आपके 36 × 10⁵ 1 × 10⁵ तो आपका कौन ऑप्शन सही है, 36 × 10⁷ जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग में यदि निवेश आवृत्ति 60 हर्ट्ज और आउटपुट
है, मतलब एक तरंग दृष्टिकारी यानी डीसी के प्रयोग में एक निवेश कितना है 60 हर्ट्ज, तो आउटपुट की आवृत्ति क्या होगी। इसमें आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है, तो आउटपुट कितनी होगी, आउटपुट होगी आपकी जितनी ये है उतनी हो जाएगी, ये आपकी होगी 60 हर्ट्ज। अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले किसी कांच के तल पर कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर गिरती है, तो अपवर्तित एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो अपवर्तित और इसकी कोणों के बीच का होगा 90। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दी गई नाभिकीय क्रियाओं में अवयव x क्या है, तो सोडियम 1122 है, गिव्स आउट x, प्लस उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, तो क्या होगा, तो इसमें आपको दिखाया जाएगा ये आपका हो जाएगा नियान। क्या होगा, नियान। जैसे यहाँ सोडियम 11 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 11, ठीक है, नियान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खींची हुई रस्सी में तनाव का प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यदि किसी खींची हुई रस्सी में तनाव का मान यानी टी का मान कितना हो जाए 2 गुना हो जाए, तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग की प्रारंभिक एवं अंतिम चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका अनुपात क्या होगा, ये 1/√2। फिर एक क्वेश्चन है कि स्वच्छंद रूप से गिरती हुई किसी पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ये हो जाएगा आपका अनुपात, 1:3:5:7। एप्सिलॉन आर अपेक्षित प्रवैधतांक के लिए म्यू आर अपेक्षित पारगम्यता वाले पदार्थ के माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तब प्रकाश का वेग v होगा, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा b = ये c/√, माना हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम एवं द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा T1 एवं T2 परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अनुपात T1:T2 है। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ये बताना है आपको, तो यह है आपका अनुपात सही है, ये 9:4। जब किसी प्रकाश वैद्युत धातु पर ν/2 आवृत्ति वाले एक वर्णी प्रकाश आपतित होती है, तो उनके निरोधी विभव क्रमशः Bs/2 एवं Bs हो जाते हैं, तो इस धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो इस धातु की देहली आवृत्ति जो होती है वो क्या हो जाएगी, देखिए इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो देहली आवृत्ति आपकी 0 हो जाएगी, कितनी 0, तो 0 मान इसमें है नहीं, इसलिए इस पर स्टार लगा दिया गया है, ये क्वेश्चन बाउंस हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका भी एक नियम है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो आप विकल्प में नहीं दिया गया है, तो अगर आप उसको कोई भी क्वेश्चन इसमें टिक कर दोगे तो आपको उसका पूरा नंबर सही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ बशर्ते उत्तर सही नहीं दिया गया हो, तब उस क्वेश्चन को बाउंस माना जाएगा, और बाउंस क्वेश्चन को पेनल्टी के रूप में NTA उसको देगी, 4 नंबर आपको देगी। कब,
लेकिन शर्त यह है कि आपने क्वेश्चन हल किया हो, चाहे जिस पर टिक किया हो तब। अगर आपने छोड़ दिया है तो उसका आंसर, तब उसका नंबर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस पर 0 होगा और उसमें 0 में ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला है, एक एम द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है। यदि यह 3 भागों में विस्फोटित होता है जिनके द्रव्यमान का अनुपात 2:2:1। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे से लंबवत दिशाओं से b चाल से जाते हैं तो तीसरे हल्के भाग की जो चाल है वो क्या होगी? ठीक है, तो वो होगी 2√2b। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो यह 3n के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इन बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो मान है वो क्या होगा? ये 50 न्यूटन प्रति किलोग्राम। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। दो कथन दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम केवल हमें धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का व्यंजक प्रदान करता है। कथन कह रहा है दूसरा, बायो-सेवर्ट का नियम आवेश के कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के अनुरूप है, जिसमें पहला एक अदिश स्रोत, ठीक है, दूसरा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाली सदिश स्रोत Q द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन ये सही है किंतु कथन 2 गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर दूसरे में ऑप्शन है कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन सी है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 सही है लेकिन तो कथन 2 गलत है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अगला देखें। R1 एवं R2 त्रिज्या वाले 2 खोखले चालक गोलों के समान आवेश है, तो विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव का मान इसमें क्या होगा, किसका दोनों गोलों पर समान होगा, गोलों के पदार्थ की विशेषताओं पर निर्भर करेगा। बड़े गोले का ज़्यादा होगा या छोटे, तो किसका होगा, छोटे गोले का ज़्यादा होगा। तापमान के बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान में क्या अंतर होता है? तो जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान चालकों के लिए बढ़ता है किंतु चालकों के लिए घटता है। तो कौन सही है? ये। अगला क्वेश्चन है, किसी दो उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। पावर आपको ज्ञात करना है। तो पावर है आपका कितना, 5 डायोप्टर। विमीय सूत्र यानी MLT/2 ये इनवर्स-2 संबंधित है, यानी ये किसका विमीय सूत्र है? तो
ये है चुंबकीय पारगम्यता का। क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है अगला, कि यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर दाब कैसे होते हैं। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो कैसे रहते हैं, देखिए ये यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर दाब का मान कैसा रहता है, समान रहता है, वातावरण के दाब के मान के बराबर होता है या घटता है। तो क्या होता है, घटता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली किसी लंबी परिनालिका के प्रति मिलीमीटर 100 घेरे हैं। यदि परिनालिका में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, यानी प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके इस तरह से है, देखिए। तो ये आपका सही कौन है, ऑप्शन ये 12.56 इंटू 10⁻²। अगला क्वेश्चन है, 2 गतिमान कणों का विस्थापन समय आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इनमें क्रमशः 30 अंश और 45 अंश का कोण बनता है, तो उनके क्रमशः वेगों का अनुपात क्या होगा। ये देखिए आपको दिया गया है, तो इसमें वेगों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सही है आपका 1:√3। देखिए ये PN 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 NP NP PN देखे प्रपथों में ABC में दोनों PN संधियों के सिरों पर विभवांतर बराबर होंगे, किस पर। अब का ऑप्शन इस तरह से है, किस में होगा, तो ये होगा परिपथ ये और C दोनों में। ठीक है, ये सही है आपका। कौन सही है, ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यंग के द्विझर्री प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर एक विद्यार्थी 8 फ्रिंजें प्राप्त करता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर पर बदल जाती है तो उसके द्वारा पर्दे पर उसी क्षेत्र से प्राप्त फ्रिंजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है, ये। अगला क्वेश्चन, उच्च श्यानता वाले द्रव के किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद गिराई जाती है। समय t के फलन के रूप में गेंद की चाल भी दिए गए अभिरेख में कौन सा वक्र निरूपित करता है। ठीक, एक विद्युत लिफ्ट अपने अधिकतम भार 2000 किलोग्राम के साथ 1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का मान 3000 न्यूटन है। तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति का मान वाट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सब ऑप्शन ये सही है। किसी कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा के परिवर्तन एवं इसमें निहित संवेग को प्रदर्शित करने वाला जो अभिलेख है वो प्रदान करिए। ये देखिए इसमें कौन सही है, ये BCD में
ये सही है, ठीक है। ये देखिए अनुभाग भी आ गया अब कि 1000 घेरों में 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाले एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 2 × 10⁻⁵ है तो कुंडली के प्रतिरोध का मान 12.56 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम मान कितना होगा? तो धारा का जो अधिकतम मान होगा वह क्या होगा? 1 होगा। चित्र में दिए गए दो आवेश Q1 Q- व Q+ है, यानी प्लस माइनस है, ठीक है, दिए गए हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी? L है। तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम चित्रानुसार होगा। क्या सही है इसमें? तो इसमें है आपका ये 1/r³, ठीक है। ये 10H प्रेरकत्व, 10 माइक्रोफैरड धारिता और 50 ओम प्रतिरोध वाला ये आपका एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ बनता है। B बराबर 200 साइन वोल्ट का है, तो वोल्टेज वाले एक प्रत्यावर्ती धारा AC स्रोत के साथ जुड़ा हुआ LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति न्यू नॉट एवं AC स्रोत की आवृत्ति न्यू है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको? तो ये होगा आपका न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू ये न्यू इक्वल टू 50/π हर्ट्ज। यदि अंतः आणविक बल हटा दिया जाए तो मानक ताप एवं दाब पर 4.5 किलोग्राम के जल के अणुओं द्वारा लिया गया आयतन क्या होगा? तो होगा ये 5.6 m3। चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील प्रतिरोध y के मान को परिवर्तित करके अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करने के लिए व्हाइट-स्टोन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो x के सर्वाधिक उपयुक्त मापन के लिए प्रतिरोधी यानी प्रतिरोधों P एवं Q बहुत बड़े एवं आसान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ये आपको मान दिया गया है ये। तो ऑप्शन आपकी कौन सही है? ये किसी गेंद के और दिशा में 60 अंश के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई की चाल ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई की चाल जो है वो आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक तालिका दी गई है, इसमें आपको इसको मिलान करना होगा। ये देखिए, मिलान करिए। गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय तीव्रता। अब इसमें आपको दिया गया है विमीय विश्लेषण यानी विमीय सूत्र। तो ये आपको बताने हैं कि कौन किसका है, ठीक। तो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान किसके बराबर है? तो गुरुत्वीय जो स्थिरांक है उसका मान है m−T3 और T−2, यानी एक को मिला गया 2 से, ये ठीक है, ठीक है। फिर
गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, इसका मान 4 से मिलाया गया। और गुरुत्व विभव का मात्रक जो बीमा होती है वो L2 10⁻² होती है ये। और गुरुत्व तीव्रता होती है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा सही है आपका? ऑप्शन है आपका ये, देखना होगा। तो ऑप्शन आपका सही है ये। पचपन 55.3 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए है क्या? तो ये सही है 14 × 10⁻²। ये आपको दर्शाया गया चित्र ये में दर्शाने के अनुसार C = 900 pF धारिता वाले किसी संधारित्र के 100 V वोल्ट वाली बैटरी के द्वारा पूर्णतः आवेशित किया जाता है। इसके बाद इसे बैटरी के साथ हटा दिया जाता है। B के अनुसार C 900 pF वाली धारिता किसी दूसरे अनावेशित संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। निकाय B द्वारा संचित स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा है ये। ऑप्शन आपके इस तरह से है, तो कौन सही है इसमें? ये आपका सही है। एक सौ इक्कीस सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो दोलक समान कला में कंपन करना प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण पर दोनों अपनी अपनी माध्य अवस्थाओं में समान कला में है। छोटे वाले दोलक के न्यूनतम कंपनों की संख्या होगी। जब इसके बाद में ये दोनों फिर से माध्य स्थितियों पर समान कला में होंगे तो क्या होगा सही? सी। एक 189 द्रव्यमान संख्या वाला एक नाभिक 125 एवं 64 द्रव्यमान संख्याओं वाले दो नाभिकों में टूटता है। दोनों नए नाभिकों की क्रमशः त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा वो आपका होगा 5:4। दो अपारदर्शी माध्यम ए एवं बी किसी समतल सीमा द्वारा अलग अलग हो रहे हैं। इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एवं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोनों माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण कितना होगा? तो क्रांतिक कोण आपका होगा जी। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ये एक परिपथ दिया गया है, इसके लिए सत्य सारणी आपको दिखाई गई है ये B, C और D। तो इसके लिए जो सत्य सारणी है वह अमान्य है, यानी इनमें से कोई भी सारणी सही नहीं है। ठीक है, तो इस बार ये भी क्वेश्चन आपका बाउंस हो गया था। तो इस क्वेश्चन पर जो अटेम्प्ट किया है उसको आपको 4 नंबर मिलेगा और जो अटेम्प्ट नहीं किया था उसको कोई नंबर नहीं मिला, यानी ये क्वेश्चन आपका बाउंस था। अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे एवं सीधे तार जिनमें एक अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा? तारे की सीमा तक दूरी r के फलन के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है एवं इसके बाद तार के बाहरी क्षेत्र में 1/r निर्भरता के साथ घटता है। ठीक है,
ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, नीचे आपको पृथक्करण एवं कारण मतलब अभिकथन एवं कारण दिए गए हैं। किसी स्प्रिंग का प्रसार उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरोपण गुणांक द्वारा परिकलित होता है। यह कारण दिया गया है आर कि कुंडलित तांबे की कुंडलित स्प्रिंग की तन्यता समान विमाओं वाली स्टील की स्प्रिंग की तन्यता से ज़्यादा होती है। तो कौन सही है? अब आपको ये बताना है कौन इसमें सही है। तो इसमें आपका ये एसर्शन सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। ये सही है, ठीक है। अब आ गया आपका रसायन विज्ञान, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के भी आपके अनुभाग दिए गए हैं। ये आपके अनुभाग हैं। पहले अनुभाग से चालू करते हैं। ये आपका अनुभाग है। निम्नलिखित में से एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिकतम किसमें होता है? तो ये अधिकतम होता है ये XeF2 में। अगला क्वेश्चन है, बहुलकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहुलकों के लिए ताप दृढ़ बहुलकों को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ये सही है। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 119 है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 119 है, तो उसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका IUPAC नाम होगा ये। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय समीकरण सही नहीं है जहां P बराबर गैसीय मिश्रण का कुल दाब है? तो ये आपका यहाँ पर देखिए कथन कारण कथन 1 और कथन 2 में आपको आंसर देना है। कथन 1 में कह रहा है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन HNO2 के साथ में अपक्रिया करके अस्थायी डायजोनियम लवण बनाती है। कथन आपके इस तरह से है कि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन HNO2 के साथ अपक्रिया द्वारा डायजोनियम लवण बनाती है जो 300 केल्विन के से अधिक ताप पर भी अस्थायी होती है। ऊपर दिए गए कथनों में संदर्भ में नीचे जो विकल्प दिए गए उनके सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें कथन आपका सही है, परंतु कथन 1 मतलब सही है और ये दूसरा सही नहीं है, यानी ये सही है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एंजाइमों के लिए गलत कथन क्या है? तो एंजाइम के लिए जो कथन है वो है एंजाइम पॉलीसैकेराइड्स, ये गलत है। नीचे दिए गए कथन है, इसमें ये और भी चिन्हित कीजिए। ये एक विशिष्ट बिंदु दोष एक आयनिक ठोस उसके एक एकक कोष्ठिका में से कुछ धनायनों के न होने पर भी उदासीन होता है। कारण है इसका कि किसी आयनिक ठोस में फ्रेंकल दोष धनायनों के अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में जाने के कारण होता है, जिससे समग्र विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको अब चयन करना है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या है? ये सही है आपका, ये और दो दोनों सही है, यानी कथन और पृथक्करण दोनों सही है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित वक्र किसकी अपक्रिया की प्रगति को दर्शाता है? ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये दर्शाता है आपकी शून्य कोट की क्रिया। सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करनी है।
ठीक है। ये आपकी सूची है 1 और सूची 2। तो इन सूची 1 और सूची 2 को आपको मिला करके देखना होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? ये सही है, सी। ये भी एक कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। कथन 1 में 16 तत्वों के हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्राइडो के क्वथनांक निम्नलिखित में बढ़ते हैं। जल H2S, H2C, Se, H2Te। कथन है सेकंड, इन हाइड्राइडो के क्वथनांक मोलर द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो क्या सही है ये आपको बताने हैं। तो ये सही है आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, ये सही है आपका। क्लोरोबेंजीन को संश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो इसमें से उपयुक्त है क्या? बेंजीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी कथन और कारण भी दिया गया है। ये ICl में I2 से अधिक अभिक्रियाशील है और कारण में है कि आयोडीन क्लोराइड आबंध में II आबंध से दुर्बल होता है। अभी आपको सही करना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो ये इसमें ये सही है, यानी पहला असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन और ये का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, गैलिडियम की तृतीय आयन एंथैल्पी का निम्न मान किसके कारण होता है? तो ये निम्न मान ये होता है उच्च विनिमय एंथैल्पी के कारण। ये सही है। चौथा, अगला है कि 298 केल्विन पर कॉपर आयन कॉपर में और जिंक आयन जिंक में, फेरस आयन आयरन में और Ag+ में मानक इलेक्ट्रोड विभव इनका इतना मान है। तो मानक इलेक्ट्रोड के आधार पर अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन अपक्रिया नहीं हो सकती है। ये कौन नहीं हो सकती है, तो ये बताना है। तो ये अपक्रिया नहीं हो सकती है ये बी। ठीक है, निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए। इसमें गलत कथन पहचानना है। तो ये कथन गलत है आपका। ये आपका एक सूत्र दिया गया है, इसका नाम आपको IPSC में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में दिया गया है डाई साइनो। तो डाई साइनो नहीं होगा, डाई एक्वा होगा। डाई एक्वा सिल्वर, डाई साइनिडो अर्जेंटेट। ठीक है, ये होगा। अगला है एक नीचे अर्धअपक्रिया, ये एक अर्धअपक्रिया ये समीकरण दिया गया है। तो इस समीकरण को दे करके इसमें आपको आंसर देना होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित अपक्रिया के अनुसार 0.5 HCl 550 ml को उदासीन करने के लिए 95% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कितने
द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ये कितने की होगी? 1.32 की। क्रियाशीलता के संदर्भ में कथन गलत आपको बताने हैं कि क्रियाशीलता के संबंध में कौन सा कथन गलत कथन है। तो ये है एनेंशियोमर एक दूसरे पर अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है। एक मोलर विलयन जिसमें किसी विलय के 0.5 मोल उपस्थित होते हैं में क्या होगा? ये विलायक के 500 ग्राम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कथन सत्य नहीं है। ये O2+ आयन प्रतिचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करने हैं। ये देखिए, ये सूची आपकी, ये सूची एन में है ये। तो इनमें कौन सही है आपका? ये भी सही होगा, क्योंकि साइनोहाइड्रिन कौन है? HCN। एसिटाइल क्या है? अल्कोहल। सिर्फ क्षारक क्या है? ये आपका है, ये है, और ऑक्जिम ये। ठीक है। सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन पर आपको टिक करना है। तो हीरा sp3 संकरित है। ठीक है, पहले ही सही है। अब नीचे दिए गए आपको कथन के अनुसार कथन 1 और 2 को मिलान करने हैं कि इस तरह से कौन सही है। एल्डिहाइड कीटोन में द्विध्रुवीय अन्वयन क्रियाओं के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन के कारण एल्डिहाइड कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन के उच्चतर होते हैं। दूसरा आपको दिया गया एल्डिहाइड कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल की तुलना में हाइड्रोजन आवंत की अनुपस्थिति के कारण होते हैं। अब इनमें आपको कौन कथन सही है, कितने हद तक सही है, ये आपको चारों ऑप्शन में क्लिक करने होंगे। तो ये ऑप्शन है आपका, ये सही है। देखिए क्या है ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन है पीवी को कौन दर्शाएगा, कौन सही है इसमें? तो इसमें सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन अपचायक नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापी नाइट्रोफिनॉल के अम्लीय प्रबलता फिनॉल से अधिक होती है। और सेकंड में है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता समान होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रो समूह फिनॉल वलय के साथ में संलग्न होता है। तो इसमें आपको सही क्या करना है, सही करके दिखाना है। तो सही है आपका ये, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन जिसमें 0.10 मोल सोडियम एसीटेट और 0.01 मोल एसीटेट प्रत्येक के 50 ml उपस्थित है का pH क्या होगा? ये तो ये है आपका ये 5.57। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का
आकलन करने के लिए नाइट्रोजन का आकलन की जलडाल विधि का प्रयोग किया गया है, तो वो है आपका ये। ठीक है, निम्नलिखित कथन में गलत कथन आपको साफ छांटना है। तो क्या है कथन गलत? ये आपका कथन आपका गलत है ये। ठीक है, डाइबोरेन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन आपका सही नहीं है ये। दोनों बोरेन परमाणु sp2 संकलित होते हैं। ये आपके दो कथन दिए गए हैं। पहला है ऋणात्मक साल के स्कंदन के लिए दिए गए 3 आयनों की उड़न क्षमता क्रम यह Al3 प्लस इज ग्रेटर देन Ba2 प्लस इज ग्रेटर किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। और ये दूसरे में देखिए ये दिया गया है। अब आपको ये दिखाना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें सही है आपका ये। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 सही नहीं है। दूसरा देखिए आपको एक सूची दिया गया है, इन सूची को आपको मिलान करना है। ये एक औसत वर्ग है, इससे इसका 2 को मिलान किया गया है। कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो ये देखिए आपका है डी। अगला क्वेश्चन है RmGX प्लस CO2 गिव्स आउट ईथर वायु, ये वाई H3O है। इसमें देखिए आपको क्या बनेगा, वाई में क्या बनेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें बनेगा आपका RCOMG ये। अगला देखिए सूची को मिलान करना है आपको, इस सूची को मिलान कीजिए। ये सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है और सही विकल्प आपको देना होगा। देखो ये तो विकल्प आपका सी बी सही है। अगला देखिए निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? आपको एरोमेटिक यौगिक की पहचान करनी होगी कि इसमें एरोमेटिक यौगिक कौन है। तो एरोमेटिक यौगिक है आपका ये बी, बेंजीन रिंग संरचना जिसमें होती है उसे। अगला ये अनुभाग बी से है आपका। ये आपको एक दिया गया 10 लीटर फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस की ऑक्सीजन के 64 ग्राम है। ठीक है, फ्लास्क के अंदर का दाब इतने में है, तो किस तरह से व्यवहार करेगा ये आपको बताने हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो ऑप्शन इसका सही है ये बी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि हीलियम आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm हो तो Li2 प्लस की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो ये होगी आपकी ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका IPAC नाम बताओ। ठीक है, तो इसका IPAC नाम होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन ऑल 3, यानी ऑप्शन 3 सही है। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3O2 साम्य 2O3 दी गई अपक्रिया में 298 केल्विन पर Kc इतना प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन की साम्य सांद्रता पर O3 की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, तो ये होगी आपकी ये 4.38 इंटू 10⁻⁻32। जब एसीटोन
तल अनायोज की उपस्थिति में 2 पेंटेनॉन के साथ में गर्म करती है यानी अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनता, ये बताना है। तो जो नहीं बनता है वो देखिए ये नहीं बनता है। ये अगला क्वेश्चन है कि उस सेल की EMF ज्ञात कीजिए जिसमें 298 केल्विन पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। तो वो है आपके, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो वो ये क्वेश्चन भी बाउंस हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बाउंस है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन अथवा अल्पक्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है। इस अपक्रिया में मैंगनीज की ऑक्सीकरण में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये आपको बताने हैं। तो मैंगनीज तो आप जानते हैं कि जो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +7 होती है, तो किसमें बदल जाएगा, वो +7 से 4 में बदल जाएगा। प्रथम कोड की अपक्रिया ये उत्पाद ये की आरंभिक सांद्रता 0.1 m है, जो 5 मिनट के बाद में 0.001 में हो जाती है। मिनट इनवर्स में अपक्रिया की दर स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगी, ये है मान आपका ये 0.9212। एक अपक्रिया कह रहा है कि यौगिक XO3 के साथ अपक्रिया और उसके बाद Zn जल के साथ में अपक्रिया के उत्पाद के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड और 2 मेथिल प्रोपेनॉल देता है। यौगिक X है क्या, तो यौगिक X है, ये क्या होगा, ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर फलक केंद्रीय घनीय एक सेल से क्रिस्टलित होता है और उसकी कोर की लंबाई इतनी है, तो कॉपर का घनत्व इतना है, तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो वो क्या है आपका, ये। ठीक है, ये आपका कथन दिया गया है। कथन में लुकास परीक्षण में लुकास अवक्रमक के रूप में HCl प्लस ZnCl2 के साथ उनकी क्रियाशीलता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जाता है। सेकंड में बताया गया कि प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और वे लुकास अवक्रमक के साथ कक्ष के ताप पर अपक्रिया द्वारा तुरंत अम्लीयता प्रदान करते हैं। तो इसमें से कौन सही है, कहाँ तक सही है, ये आपको बताना होगा। तो ये है इसमें कथन, ये 1 सही नहीं है, परंतु कथन 2 सही है, यानी ये सही है। संकुल आयन ये है, इसमें अवशोषित ऊर्जा का क्रम आपको बताने हैं, कौन सही है। तो इसमें सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन है सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के द्वारा वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। कणिकीय द्रव्य, ओजोन, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये होते हैं किसके द्वारा, तीनों के द्वारा, 1 2 4, यानी 1 2 4 कणिकीय द्रव्य के द्वारा, ओजोन के द्वारा और हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा, यानी इसके द्वारा। ठीक है, और फिर आपके ओजोन द्वारा, फिर ये, यानी ऑप्शन आपका चौथा सही है। ठीक है, ठीक है, अभी आ गया वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हम वनस्पति विज्ञान को और जंतु विज्ञान को यानी बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे अगले पेपर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।